अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। आज के हम अपने इस वीडियो में बायोलॉजी क्लास 9 के चैप्टर नंबर 4 सेल साइकिल के चैप्टर को टॉपिक वाइज डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि हमने चैप्टर नंबर 1 to 3 के टॉपिक वाइज हमने चैप्टर्स को डिटेल के साथ डिस्कस किया है। आपको उसमें कोई कन्फ्यूजन हो या इसके अलावा हमने चैप्टर 1 to 8 की बायोलॉजी की एक्सरसाइजेज को भी सॉल्व करके उनकी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है। आपको उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। आपको जो भी प्रॉब्लम होगी इंशाल्लाह मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल पर स्टूडेंट्स आपको इंग्लिश के चैप्टर वाइज सॉल्व एक्सरसाइज, केमिस्ट्री के जो है वो डिटेल चैप्टर जो है उनके चैप्टर की डिटेल टॉपिक वाइज आपको लेक्चर, इसके अलावा उनकी एक्सरसाइजेज, फिजिक्स के सॉल्व एक्सरसाइजेज और मैथ के भी एक्सरसाइज सोल्यूशन फॉर्म में मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। आपको उनमें भी कोई कन्फ्यूजन हो या इसके अलावा आपको कोई चीज़ चाहिए, कोई आपको टॉपिक पे लेक्चर समझना है या इसके अलावा आपको कोई एक्सरसाइज जो है उसका सोल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। इंशाल्लाह आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। हमारा लेक्चर है आज का, जो हमारा चैप्टर है जिसको हमने डिटेल के साथ टॉपिक वाइज डिस्कस करना है वो है सेल साइकिल। तो बेसिकली फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि सेल साइकिल क्या होता है। तो सेल साइकिल बेसिकली एक ऐसी रेगुलर सीरीज़ है, सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हैं जिसको हम सेल साइकिल बोलते हैं, जो कि हमारी पूरी ज़िंदगी के दौरान में ये रेगुलर इवेंट्स जो हैं ये होते रहते हैं। ये जो सीरीज़ ऑफ इवेंट्स होते हैं इनमें क्या होता है कि हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है, प्रिपरेशन होती है और हमारी बॉडी के सेल डिवाइड करते हैं। और ये जो डिवीजन है ये बेसिकली 2 वेज में होती है, माइटोसिस एंड मियोसिस। तो माइटोसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी बॉडी की रिपेयर और ग्रोथ के लिए। रिपेयर इस ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है। एक तो हमारी बॉडी की डेवलपमेंट होती है थ्रू माइटोसिस, दूसरा हमारी बॉडी को रिपेयर करने में माइटोसिस का प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा इसेंशियल है कि हमें कहीं इंजरी हो जाती है, कहीं से हमारी स्किन डैमेज हो जाती है तो माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू ही हमारी बॉडी दोबारा से रिपेयर होती है। एंड देन जो सेकंड है मियोसिस। मियोसिस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रिएटिव रिप्रोडक्टिव सेल्स, ये रिप्रोडक्टिव सेल्स को क्रिएट करवाता है जस्ट लाइक एग्स एंड स्पर्म्स को। इसके अलावा अगर हम डेफिनेशन देखें सेल साइकिल की कि सेल साइकिल क्या है, उसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, तो ये एक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स है जो कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये इवेंट्स जो हैं वो हो रहे होते हैं और इससे फॉर्मेशन होती है जब एक सेल जो कि डिवाइड करता है और इनटू 2 डॉटर सेल्स। सेल साइकिल को डिवाइड किया गया है बेसिकली 2 फेजेस में, जो कि मेन फेजेस है, एक है इंटरफेज और एक है माइटोटिक फेज। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कि इंटरफेज क्या होती है। तो सेल साइकिल जो है ये टोटल जो सेल साइकिल है उसका 90% इस फेज के ऊपर लाई करता है। इंटरफेज के दौरान सेल खुद को प्रिपेयर करता है और सेल बहुत सी फंक्शन जो है ज़िंदगी के में होने वाले जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करता है और वो उसकी जो है स्पेशलिटी पे के अकॉर्डिंग वो फंक्शंस अपने परफॉर्म करता है। इसके अलावा सेल जो है वो खुद को इस काबिल बनाता है कि वो नेक्स्ट डिवीजन के लिए और नेक्स्ट फेज़ में एंटर हो सके। तो इंटरफेस कंसिस्ट करती है 3 फॉलोइंग फेजेस में, जो कि हमारे पास हैं G1 फेज़, S फेज़ एंड G2 फेज़। तो स्टूडेंट्स देखते हैं कि G1 फेज़ जिसको फर्स्ट गैप फेज़ भी बोला जाता है, तो इसमें क्या होता है, तो ये जब स्टार्ट होती है तो ये तब स्टार्ट होती है जब माइटोसिस की फ़ेज़ तकरीबन एंड हो रही होती है और इसको हम ग्रोथ फेज़ भी कहते हैं। इस फेज़ के दौरान सेल अपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन्स बनाता है, अपनी ऑर्गेनेलिज जो सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं उनको बनाता है और अपने साइज को ग्रो अप करता है। सेल्स इसके अलावा जो इसको इसेंशियल एंजाइम्स चाहिए होते हैं उनको बनाता है, जो कि एस फेज के दौरान जो रिक्वायर होते हैं एंजाइम्स, उनकी फॉर्मेशन होती है डीएनए को रेप्लिकेशन करने के लिए जो ज़रूरी होते हैं। सेकेंड फेज़ है एस फेज़, जिसको सिंथेसिस फेज़ भी बोला जाता है। इस फेज़ के दौरान हर क्रोमोसोम का डीएनए रेप्लिकेट करता है। आपको पता है क्रोमोसोम डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलके बनते हैं, तो इस वजह से हर क्रोमोसोम अपने डीएनए को रेप्लिकेट करता है। उसका रिजल्ट क्या निकलता है, क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो जाते हैं और तो जो हमारे पास टोटल नंबर होता है क्रोमोसोम का वो सेल के अंदर सेम ही रहता है। थर्ड वन आती है G2 फेज़, जिसको हम सेकंड गैप फेज़ भी कहते हैं। इस फेज़ में सेल कंटिन्यूसली ग्रो करता है और प्रोटीन बनाता है जो कि सेल डिवीजन के लिए ज़रूरी होती हैं। इसके अलावा वो सेल चेक करता है कि डीएनए कहीं से डैमेज तो नहीं, और इसके अलावा उसको अगर कहीं से वो डैमेज है तो उसको रेप्लिकेट करता है और उसको नेसेसरी उसकी जो रिपेयरिंग होती है वो उसको करता है। इसके अलावा ये जो है वो
शुरू होता है तो रिकॉग्नाइज करता है अपने कंटेंट्स को कि माइटोसिस की तैयारी के लिए कौन कौन सी चीज़ें जो है वो इम्पॉर्टेंट होती हैं उसकी तैयारी करता है। इंटरफेस के बाद सेल जो है वो एंटर हो जाता है डिवीजन फेज में, और अब बेसिकली सेल को डिवाइड होना होता है 2 डॉटर सेल में। तो इसी तरह से ये जो सेल साइकिल का इवेंट्स है इसको कंट्रोल किया जाता है कुछ स्पेशल जीन्स के थ्रू, और ये तमाम के तमाम फेजेस जो हैं ये एक सीक्वेंस के मुताबिक हो रही होती हैं कि पहले कौन सी फेज़ होनी है, नेक्स्ट कौन सी होनी है। इस तरह से ये एक सीरीज ऑफ इवेंट्स चलता है एक सीरीज की फॉर्म में। नेक्स्ट ये स्टूडेंट बॉक्स जो है जी नॉट फेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जी नॉट फेज किसको बोलते हैं, और ये बहुत से सेल जो हैं वो स्टॉप कर देते हैं डिवाइडिंग, बिल्कुल ही स्टॉप कर देते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस, कि अब उन्होंने डिवाइड होना बंद हो जाना है और उन्होंने सिर्फ एक स्पेसिफिक फंक्शन ही परफॉर्म करना है बॉडी के अंदर। तो ऐसी फेजेस को कहते हैं जी नॉट फेज। जैसे कि बहुत से सेल न्यूरॉन जो हैं वो जी नॉट फेज के अंदर एक इंडेफिनेट पीरियड के लिए चले जाते हैं और अब उन्होंने कभी भी डिवाइड नहीं करना होता। कुछ सेल्स होते हैं जैसे कि लिवर और किडनी के सेल, तो वो जी नॉट फेज में टेम्परेरीली एंटर होते हैं, और कुछ ऐसे सेल्स हैं जो कि कभी भी जी नॉट फेज में हमारी बॉडी के अंदर कभी भी वो जी नॉट फेज में एंटर नहीं होते। जैसे एपिथेलियल सेल्स हमारी स्किन के सेल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली पूरी लाइफ में हमारी वो डिवाइड करते रहते हैं, क्योंकि हमें कहीं भी इंजरी होती है कुछ भी होता है तो वो जो है वो सेल जो है वो दोबारा से अपनी उनकी तादाद बढ़ती है, ग्रो अप करते हैं और वो दोबारा कंटिन्यूसली वो डिवाइड होते रहते हैं। नेक्स्ट ये जो है मेन फेजेस हैं यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो उन्होंने फेजेस दिखाई हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। तो इस टेबल को आप देख लीजिएगा, पीछे हमने इसको डिटेल से अभी डिस्कस तो कर लिया है कि G1 फेज़ क्या है, सिंथेसिस फेज़ क्या है, G2 और G नॉट फेज़ क्या है। तो इधर आप इसको जो है वो एक बार रीड आउट कर लें। नेक्स्ट है माइटोसिस। माइटोसिस का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, और शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है डिफाइन माइटोसिस। अब माइटोसिस क्या है? माइटोसिस ऐसे टाइप की सेल डिवीजन है जिसमें सेल डिवाइड करता है 2 डॉटर सेल के अंदर विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है जो पेरेंट सेल में होता है, और जब पेरेंट सेल डिवाइड करता है तो 2 डॉटर सेल में डिवाइड होता है तो उसके अंदर भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम ही रहता है। माइटोसिस अकर होती है सोमैटिक सेल्स के अंदर। यूकैरियोट्स में सोमैटिक सेल्स, हम तमाम बॉडी के सेल्स को हम सोमैटिक सेल्स बोलते हैं सिवाय रिप्रोडक्टिव सेल्स के। प्रोकैरियोट्स जो है डिवाइड होते हैं टू मेक आइडेंटिकल सेल्स, और ये आइडेंटिकल सेल्स बनाते हैं। बट ये इवेंट्स जो है, ये जो डिवीजन होती है ये माइटोसिस से थोड़ी डिफरेंट भी होती है, इसलिए इसको बाइनरी फिशन भी बोला जाता है। प्रोकैरियोट्स के अंदर जो डिवीजन होती है ना वो भी आइडेंटिकल ही होती है, लेकिन थोड़ी डिवीजन थोड़ी सी माइटोसिस से डिफरेंट होती है, तो इस वजह से इसको बाइनरी फिशन कहते हैं। प्रोकैरियोट्स में आपको पता है हमारे अंदर पास जो है प्रोकैरियोट्स के ग्रुप में बैक्टीरिया वगैरह आते हैं। और नेक्स्ट अगर हम बात करें कि माइटोसिस की फेजेस क्या है, पहले तो ये आप कर लें कि माइटोसिस के प्रोसेस को डिस्कवर किसने किया। जर्मन बायोलॉजिस्ट था वाल्टर फ्लेमिंग, इसने माइटोसिस के इवेंट्स को डिस्कवर किया 1880s में। इसने 2 मेजर फेजेस माइटोसिस की डिस्क्राइब की, एक कैरियोकाइनेसिस और सेकंड वन थी साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस जो है इसका मतलब है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, जबकि साइटोकाइनेसिस जो है इसके मतलब है कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब कैरियोकाइनेसिस की नेक्स्ट फर्दर जो फेजेस हैं, जिस 4 फेजेस में ये डिवाइड हुआ है उनको हम डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट, तो फर्स्ट 1 फेज़ हमारे पास माइटोसिस की है प्रो फेज़। आप इसको डायग्राम में भी देख सकते हैं जो माइटोसिस की फेजेज हैं। तो आप प्रो फेज़ जो है उसको पहले आप इधर ध्यान से देख लें। ये इन्होंने जो है वो प्रो फेज़ इस स्टेप से मैं आपको समझाऊंगी और आपने इस डायग्राम पे नज़र रखनी है, तो फिर आपको एक बेटर वे में ये प्रोसेस जो है ये समझ में आएगा। तो बेसिकली प्रो फेज़ के अंदर होता क्या है, प्रो फेज़ के दौरान जो थ्रेड लाइक क्रोमेटिन है जो कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहे हैं, थ्रेड लाइक क्रोमेटिन जो है इस तरह से दागानमा साख्तें होती हैं वो। तो ये किस तरह से जो है वो दागानमा साख्तें जो है वो कंडेंस होती हैं और एक थिक विजिबल क्रोमोसोम जो है ये बनाती हैं। जब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो एक कंडेंस फॉर्म में आते हैं तो हम उनको बोलते हैं कि ये क्या है, क्रोमोसोम, जो कि आपको इधर जो है ये नज़र आ रहे हैं कि ये कंडेंस होके इस क्रोमोसोम की फॉर्म में आ गए हैं। तो हर क्रोमोसोम कंसिस्ट करता है 2 सिस्टर क्रोमेटिड पे। ये आप देख सकते हैं कि इसमें ये डबल है, 2 सिस्टर क्रोमेटिड है। 2 सिस्टर क्रोमेटिड जो है हर क्रोमोसोम 2 सिस्टर क्रोमेटिड पे लाई करता है और अपने एक सिंगल सेंट्रोमियर के साथ अटैच होता है। न्यूक्लियर एनवेलप जो है और न्यूक्लियोलस जो है वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं प्रोफेज के दौरान। सेंट्रोसोम जो है इनका वो डुप्लीकेट करता है 2 फॉर्म में, यानी कि डुप्लीकेट करता है इनटू 2, और 2 सेंट्रोसोम माइग्रेट करके अपोजिट साइड की तरफ चले जाते हैं न्यूक्लियस के, जहाँ पे उन्होंने माइग्रेट करना होता है और एक नेटवर्क बनाते हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल्स का, जिसको स्पिंडल फाइबर बोलते हैं। माइटोटिक स्पिंडल जो है, और माइटोटिक स्पिंडल के कंप्लीट सेट को जो है ये कंप्लीट सेट जो है कहलाता है स्पिंडल फाइबर का माइटोटिक स्पिंडल।
माइटोटिक स्पिंडल जो है ये बनता है जब स्पिंडल फाइबर्स की एग्रीगेशन होती है, यानी जब साइटोप्लाज्म के अंदर जो स्पिंडल फाइबर पाए जाते हैं ये जब एग्रीगेट करते हैं तो उसकी एग्रीगेशन की वजह से हमारे पास क्या बनता है, माइटोटिक स्पिंडल। जी नेक्स्ट फेज़ हमारे पास आती है ये वाली मेटाफेज़। मेटाफेज़ में क्या होता है, इस फेज़ में जो स्पिंडल फाइबर हैं वो क्रोमोसोम के साथ ही बाइंड हुए होते हैं। ये स्पिंडल फाइबर आपको जो नज़र आ रहे हैं ये क्रोमोसोम के साथ आपको डायग्राम में भी नज़र आ रहे होंगे होप्सो कि ये बाइंड हैं और ये अटैच रहते हैं एक पॉइंट सेंट्रोमेयर के साथ, जो कि जहाँ पे स्पेशल काइनेटोकोर प्रोटीन भी प्रेजेंट होती है और वहाँ पर ये अटैच रहते हैं। अब 2 स्पिंडल फाइबर जो है वो दोनों साइड पे प्रेजेंट हैं और उन्होंने क्रोमोसोम दोनों साइड पे देखे प्रेजेंट है और उन्होंने क्रोमोसोम को बाइंड किया हुआ है। और इसी तरह से क्रोमोसोम जो है वो जब स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच रहते हैं तो वो अपने आप को जो ये आप क्रोमोसोम है वो अपने आप को अलाइन कर लेते हैं, एक पोजीशन में आ जाते हैं बिल्कुल सेल के सेंटर में, इक्वेटर में, और एक प्लेट सी बनाते हैं जिसको हम कहते हैं मेटाफेज प्लेट। नेक्स्ट है एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है कि जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो क्रोमोसोम के साथ देखें अटैच ही हैं, ये क्रोमोसोम के साथ आप इसकी बैक साइड पे देखें क्रोमोसोम को तो ये अटैच ही हैं और लेकिन ये अपने अपने पोल्स की तरफ खींचे चले गए हैं। इस तरह से जो सिस्टर क्रोमेटिड हैं वो सेपरेट हो जाते हैं और अब ये 2 सिमिलर सेट के जो क्रोमेटिड्स हैं ये मूव कर गए हैं सेल के अपोजिट साइड पे। नेक्स्ट फेज जो है वो है टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है, न्यूक्लियर एनवेलप दोबारा से जो फर्स्ट प्रोफेज पे न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो ब्रेक डाउन हो गई थी, तो यहाँ पे दोबारा क्या होगा, न्यूक्लियर एनवेलप दोबारा से बनेगी और क्रोमोसोम जो है और न्यूक्लियोलस जो है वो दोबारा से बनेगा और हर सेट जो है क्रोमोसोम्स का वो अनफोल्ड बैक हो जाएगा और दोबारा किस फॉर्म में आ जाएगा, क्रोमैटिन की फॉर्म में। जी स्टूडेंट्स, तो इस स्टेप में नेक्स्ट क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगी यानी डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। और इधर क्या होगा, एनिमल सेल के अंदर एक फरो डेवलप होती है, ये आपको जो है वो दागन बारीक सी बीच में डॉटेड लाइन शो हो रही है, इसको हम कहते हैं क्लीवेज फरो, जहाँ से सेल मेम्ब्रेन के दरमियान में क्लीवेज फरो बनेगी। ये साइटोप्लाज्म जो है वहाँ पे एक रिंग ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, जब ये रिंग कॉन्ट्रैक्ट करती है तो फरो मूव होती जाती है इनवर्ड, यानी कि अंदर की तरफ वो पिचकती चली जाती है और इस तरह से पेरेंट सेल जो है पिंच्ड ऑफ होके 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। होप सो कि आपको माइटोसिस की फेजेस जो हैं उनकी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर हम प्लांट सेल के, इधर उन्होंने प्लांट सेल के अंदर भी डिफरेंट बात किया कि अगर प्लांट सेल के अंदर क्लीवेज होती है तो उसको क्या कहते हैं और वो कैसी होती है। तो प्लांट सेल में जो गोल्जी अपरेटस है जो वो वेजिकल्स बनाता है, वो वेजिकल मूव करते हैं मिडल में, यानी कि बिल्कुल दरमियान में आ जाते हैं और फ्यूज़ होकर एक प्लेट बनाते हैं जिसको फ्रैग्मोप्लास्ट कहते हैं। इस प्लेट को क्या कहते हैं, फ्रैग्मोप्लास्ट। ये प्लेट ग्रो अप करती है आउटवर्ड साइड पे और मेम्ब्रेन को साथ अपने फ्यूज़ करती जाती है विद द सेल मेम्ब्रेन, और रिजल्ट क्या होता है, इस तरह से 2 डॉटर सेल जो हैं वो बनते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं माइटोसिस की सिग्निफिकेंस पर कि माइटोसिस की अहमियत क्या है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों के हवाले से। माइटोसिस की सिग्निफिकेंस अगर आपको शॉर्ट में है तो आप लिख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है ग्रोथ में, सेल को रिप्लेसमेंट करवाने में, रीजनरेशन में और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। लेकिन अगर लॉन्ग में है तो फिर आपने इसकी जो है वो ब्रीफ सी डिस्क्रिप्शन भी देनी है कि ग्रोथ में किस तरह से इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ का मतलब ये होता है कि वो साइज़ में इंक्रीज़ हो, और ये साइज़ में किस तरह से ऑर्गेनिज्म की बॉडी इंक्रीज़ करेगी, जब उसके अंदर नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज़ करेंगे। तो माइटोसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्रोथ के हवाले से, क्योंकि वो न्यू सेल्स को प्रोड्यूस करवाता है बिल्कुल सेम एज इट इज़ जिस तरह के ओरिजिनल सेल्स होते हैं उनके आइडेंटिकल सेल्स को प्रोड्यूस करवाता है और इस तरह से ग्रोथ में हेल्प आउट करता है। अगर सेल रिप्लेसमेंट की बात करें तो बहुत से सेल्स जो हैं वो कॉन्स्टेंटली मरते भी रहते हैं बॉडी के अंदर। फॉर एग्जाम्पल रेड ब्लड सेल जब ओल्ड हो जाते हैं तो उन्होंने ख़त्म होना होता है। इस तरह से जो इंटेस्टाइन की सेल वॉल्स हैं वो भी रप्चर होती रहती हैं, स्किन हमारी डैमेज होती रहती है, तो ये रिप्लेस होकर न्यू वंस में बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी उसकी आ जाती है। जिस तरह ओल्डर सेल जो है वो डाई हुए हैं, रप्चर हुए हैं, तो दोबारा से न्यू जो है वो आते हैं, तो वो माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू ही ये सब होता है। न्यू सेल जो है वो माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू ही बनते हैं। नेक्स्ट है रीजनरेशन। कुछ एनिमल जैसे कि सी स्टार की बॉडी पार्ट्स जो हैं वो दोबारा से रीजनरेट कर सकती है, तो ये भी पर्पस जो है वो माइटोसिस के थ्रू ही होता है। न्यू सेल्स इसके माइटोसिस के थ्रू ही अपने जो इसका पार्ट लॉस हुआ होता है उसको दोबारा से गेन कर लेते हैं। लास्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। माइटोसिस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हवाले से। फॉर एग्जांपल जिस तरह के हाइड्रा एसेक्सुअली प्रोड्यूस करता है बडिंग के थ्रू, इस प्रोसेस के दौरान माइटोसिस जो है वो एक मैस यानी कि सेल्स का एक गुच्छा सा बनता है जिसको हम बड कहते हैं। पेरेंट हाइड्रा जो है उसकी सरफेस के ऊपर, बाद में वो कंटिन्यूसली ग्रो करता जाता है और एट द एंड क्या होता है वो अपने पेरेंट से जो है वो जब
बिल्कुल ग्रो कर जाता है एक न्यू इंडिविजुअल में, तो वो अपने पेरेंट के साथ से सेपरेट हो जाता है और एक न्यू इंडिविजुअल जो है वो ग्रो अप करता है, जिस तरह आपको डायग्राम में भी नज़र आ रहा है। तो ये माइटोसिस की अहमियत है। इधर स्टूडेंट उन्होंने आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई है कि हमारी जो बॉडी है ऑर्गेनिज्म की, वो 200 ट्रिलियन सेल्स से मिलकर बनी है, और ये तमाम के तमाम सेल्स किससे बने थे? एक सिंगल जाइगोट से। स्पर्म और एग मिल यूनाइट होकर एक जाइगोट बनाते हैं, तो एक सिंगल जाइगोट से हमारे अंदर बॉडी के अंदर 200 ट्रिलियन सेल्स बने थे जब हमारी ज़िंदगी शुरू हुई थी। तो अब मिलियन ऑफ सेल्स जो हैं वो बन चुके हैं डिवीजन के प्रोसेस के थ्रू, जो हमारी बॉडी के अंदर डिवीजन होती है प्रेजेंट फॉर्म में। अभी तक हमारी बॉडी के अंदर डिवीजन सेल्स की हो रही है लगातार, तो मिलियन ऑफ सेल्स हमारी बॉडी के अंदर डिवाइड हो रहे हैं। तो ये डिवीजन, इसी डिवीजन की बदौलत ही हमारा जेनेटिक मटेरियल जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट भी हो रहा है हमारे डॉटर सेल्स के दरमियान। तो ये तमाम प्रोसेस किस वजह से हो रहा है? ये माइटोसिस के थ्रू ही हो रहा है। तो ये माइटोसिस इस वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एरर इन माइटोसिस के। माइटोसिस के अंदर अगर एरर्स आ जाएं तो क्या प्रॉब्लम्स जो है वो कॉज होती हैं। तो सम टाइम माइटोसिस जो है वो रॉन्ग वे में प्रोसेस करना स्टार्ट हो जाती है, जिस तरह के एनाफेज के दौरान ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ माइटोसिस का जो एक स्टेप है एनाफेज, उसके अंदर सिस्टर क्रोमेटिड जो हैं ऑफ क्रोमोसोम के जो सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं वो सेपरेटली नहीं होते, अच्छे तरीके से फेल हो जाते हैं कि वो अच्छे तरीके से सेपरेट नहीं होते, जिसका रिजल्ट क्या निकलता है कि एक ही डॉटर सेल रिसीव कर लेता है दोनों सिस्टर क्रोमोसोम्स को, और दूसरा कोई कुछ भी रिसीव नहीं कर पाता। तो इस तरह से क्रोमोसोम्स जो हैं वो डैमेज भी होती है, डैमेज होते हैं। माइटोसिस के प्रोसेस के दौरान क्रोमोसोम्स भी डैमेज होते हैं। अगर एक जीन जो है वो जीन्स जो है रेगुलेट करते हैं माइटोसिस के प्रोसेस को, जीन्स जो हैं वो रेगुलेट कर रहे हैं माइटोसिस के प्रोसेस को, तो वो कंटिन्यूसली सेल जो हैं वो डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर ये डिवीजन अनकंट्रोल्ड हो जाए किसी तरह से और सेल्स के मैसेज बनना स्टार्ट हो जाए, तो हम ऐसे मैसेज को बोलते हैं ट्यूमर्स के। सेल जो है वो अब जो सेल्स के अंदर जो है वो ट्यूमर्स बन रहे हैं, क्योंकि अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स हो रही है। और अगर ये ट्यूमर अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे रहे जहाँ से ये एबनॉर्मेलिटी स्टार्ट हुई है, उसी लोकेशन पे रहे, तो हम कहते हैं कि ऐसे ट्यूमर को ये बिनाइन ट्यूमर्स है। और अगर वो माइग्रेट करके बॉडी के दूसरे टिश्यूज़ तक भी फैलता जाए तो उसको हम कहते हैं कि ये मैलिग्नेंट ट्यूमर्स है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जो डिजीज़ को स्प्रेड करता है, मेटास्टेसिस। तो इस तरह से ये जो है वो एरर हैं जो कि अगर आ जाए माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू, तो इस तरह से ये बहुत ज़्यादा जो है वो फैटल भी हो सकते हैं, मुहलिक भी हो सकते हैं और डिजीज़ काज करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो ये आज का हमारा लेक्चर था सेल साइकिल के ऊपर। हमने माइटोसिस तक जो है वो चैप्टर को फर्स्ट हाफ टॉपिक वाइज डिटेल के साथ डिस्कस किया। होपफुली कि आपको समझ आ गई होगी। आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को जो है वो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव लेक्चर जो हैं वो आप तक पहले पहुंच सकें। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो सेकंड हाफ इसका रह गया है हमारा पोर्शन, उसको हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।